Now we come to the discussion of hexoses. हेक्सोज मतलब 6 कार्बन शुगर्स। ये जब हम कहते हैं 6 कार्बन शुगर तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि 6 कार्बन के तो हैं लेकिन है मोनोसैकेराइड ही। ऐसा नहीं है कि ये मोनोसैकेराइड से बाहर चले गए, कार्बन बढ़े हैं पर शुगर मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड का ही है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। पहले आपने डिस्कस किया 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड ट्रायोज, 4 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड टेट्रोज, 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड पेंटोज। पेंटोज में हमने ज्यादा डिस्कस किया। ऐसे ही हेक्सोज भी काफी इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में भी डिस्कशन जो आएगा वो ज्यादा आएगा। मतलब मैंने पहले ही कहा था जहां जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से डिस्कशन चलेगा। पहले सिंपल एग्जांपल पहचाने। ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये 4 एग्जांपल हैं हमारे जिनमें से इन दोनों के बारे में डिटेल ज्यादा आएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में थोड़ी चर्चा इन दोनों के बारे में भी आएगी। एग्जाम्पल चारों के चारों याद रखने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। पहले चर्चा ली हम लोगों ने किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज C6H12O6 सभी लोग पहचानते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। क्या बेसिक चीजें हैं? ये सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्स में, सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्स के अंदर। जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है तो सवाल से संभलना है, लैंग्वेज बदलने पर आंसर बदल सकता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, वो कंपाउंड बताओ जो सेल्स में सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्लूकोज। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हो इमीडिएट सोर्स, तब आंसर ग्लूकोज नहीं है, तब आंसर एटीपी है। इमीडिएट सोर्स कहने का मतलब इमीडिएट सोर्स लिखा हो, एनर्जी करेंसी लिखा हो, तब आंसर एटीपी है। ग्लूकोज कॉमन सोर्स तो है लेकिन इमीडिएट नहीं है। जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर आप दौड़ने लगे तो आपके मसल सेल को एनर्जी कौन देगा? डायरेक्ट ग्लूकोज ना, एटीपी देगा। लेकिन वो एटीपी किसके तोड़ने से, किसको तोड़कर बनेंगे? ग्लूकोज को। सो ग्लूकोज इज कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट व्हेन वी से इमीडिएट, इसका मतलब मसल सेल ने तुरंत किससे ली, उसका आंसर ग्लूकोज नहीं है, उसका आंसर क्या है? एटीपी है। क्वेश्चन देखना है, ये शब्द क्रिटिकल है। इमीडिएट अगर आता है तब आंसर एटीपी, नहीं तो कॉमन सोर्स का आंसर ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को, ये छोटा सा पॉइंट पर आ जाता है ये भी एग्जाम में, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, ग्रेप्स में पाया जाता है। अब देखने पर आपको लगेगा ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ग्रेप शुगर कहते हैं, इसका ऐसा क्या महत्व है, एग्जाम में क्यों पूछा जा रहा है? देखो, ज्यादातर फ्रूट्स में कॉमनली जो मुख्य शुगर है जो पाई जाती है फ्रूट्स के अंदर, वो फ्रक्टोज है, आगे आएगा अभी। लेकिन ग्रेप्स ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें जो शुगर है वो है ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज के बेसिक पॉइंट आपके सामने आ गए ग्लूकोज की जानकारी के बारे में, और चर्चा चलेगी अभी इसकी। ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर। याद करो, एल्डोज शुगर किसको बोला था? पहले समझा कर आया हूं 2 कैटेगरी शुगर की, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज, तो वहां पर क्या बताया था? जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो एल्डोज शुगर कहलाएगी, एल्डिहाइडिक ग्रुप वाली। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, C6H12O6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एल्डिहाइड ग्रुप CHO प्रेजेंट है, ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अभी इस डॉट पर ध्यान नहीं देना है, अभी केवल ओपन चेन देखना है। ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप वाला शुगर, फिर इसमें बाकी पर HOH 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 चल रहे हैं और आखिरी में 6 कार्बन वाले पर, 6 कार्बन पर CH2OH CH2OH। आप नोटिस करेंगे 3rd कार्बन के OH की जो पोजीशन है वो बाकी OH से अलग है, इस बात को नोटिस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन पूछ लेता है।
यहां तो ये C डबल बॉन्ड O, बाकी जितने भी OH हैं वो इस साइड पर है, इस कार्बन पर भी H है, बाकी इधर भी H है, इधर H है, लेकिन थर्ड कार्बन का जो OH है उसका ओरिएंटेशन, उसका डायरेक्शन अन्य कार्बन से अलग है। इसका इफेक्ट आगे आपको रिंग स्ट्रक्चर में भी दिखेगा। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसी के साथ इक्विलिब्रियम में पाया जाता है, मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर आप ग्लूकोज को स्टडी करेंगे तो उसके ओपन चेन और उसके रिंग स्ट्रक्चर के बीच में इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके लिए ये डॉट लगाए हैं। पहला कार्बन पांचवें कार्बन के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। पहला कार्बन पांचवें कार्बन के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है इस O के माध्यम से। O का इधर डबल बॉन्ड था ना, इधर से ये एक डबल बॉन्ड खाली हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड खाली होने पर यहां पर ये O की पोजीशन खाली हो गई और इसके माध्यम से ये पांचवें कार्बन के आप देख रहे हैं HCH2 HCH2। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये एक H आ गया और एक इस पर CH2OH आ गया। इसका मतलब यहां पर ये जो पोजीशंस हैं, ये पांचवें कार्बन के साथ इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा और ये छठा कार्बन CH2OH रिंग के बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से ये रिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ। रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर का है। इसमें ये जो डॉट लगाए हैं येलो कलर के, ये डॉट आपको केवल समझाने के लिए लगाए हैं, अदरवाइज बुक में लगे भी नहीं होते हैं। ये फर्स्ट कार्बन की पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रिंग में 5 क्या है कार्बन, छठा कार्बन रिंग के बाहर है, छठा कार्बन रिंग के बाहर चला गया है। CH2OH ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यही जा रहा है बाहर रिंग के। CH2OH पूरा रिंग के बाहर चला गया है और ये पांचवें कार्बन पर ये वाला H आपको इधर नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आपको इधर नजर आ रहा है और इस ऑक्सीजन के माध्यम से ये यहाँ पर इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ये अभी भी वही C6H12O6 है। आप देख लेंगे 6 तो कार्बन हो गए और बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ये पूरे 12 यहाँ पर हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन देख लेंगे, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आप लोग नोटिस करेंगे, यहां पर एक एक काउंट कर लेंगे आपको पूरा दिखेंगे। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरे 6 आपको ऐसे दिखेंगे। हाँ, इन दोनों में क्या अंतर है वो बताऊंगा, उसको ध्यान से पहचानना है। पहले ये पहचानना है कि ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर के बीच में इक्विलिब्रियम, ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर के बीच में इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के अंदर पाया जाएगा। अब ये रिंग स्ट्रक्चर आप 2 प्रकार का देख रहे हैं। इस रिंग स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग में 5 पोजीशन कार्बन की, 1 पोजीशन ऑक्सीजन की। यहां पर भी ऐसा ही है, 5 पोजीशन कार्बन की, 1 पोजीशन ऑक्सीजन की। अंतर किस चीज को लेकर है, पहले कार्बन पर HOH का ओरिएंटेशन देखो, ये पहले कार्बन पर H ऊपर OH नीचे लिखा है, जबकि यहां पर पहले कार्बन पर OH ऊपर लिखा है और H नीचे लिखा है। यदि ग्लूकोज में पहले कार्बन पर HOH के ओरिएंटेशन में, उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में अंतर हो तो ये कहलाते हैं आपस में एनोमर्स। ये कहलाता है जिसमें OH यहां नीचे लिखा है, इसका OH और फोर्थ कार्बन का OH सेम साइड पर आ रहे हैं, यह कहलाता है अल्फा ग्लूकोज, जबकि यह कहलाता है बीटा ग्लूकोज, जिसका ये फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर लिख रहा है और अब ये फोर्थ कार्बन के सेम साइड पर नहीं है। मतलब आप रिंग को ऐसे देखेंगे, ऐसे रिंग है, ये आपको ऐसे नजर आ रहा है, रिंग का प्लेन ऐसे। इसमें अगर H ऊपर OH नीचे, इधर भी H ऊपर OH नीचे, तो फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन का, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर ऐसे आ गया रिंग पर, तो ये अब क्या हो गया, ये अब बीटा ग्लूकोज बन गया है। तो यही दोनों में अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में। दोनों आइसोमर से एक दूसरे के,
और आइसोमर में भी फिर सब कैटेगरी है। कैसे? ये कहलाते हैं एनोमर्स। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स, जिनके फर्स्ट कार्बन पर HOH के ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो। क्या क्या मेन पॉइंट्स है? केमिस्ट्री है, हाँ केमिस्ट्री लगेगी पर छोड़ के भाग नहीं सकते इसको आप, क्योंकि बायोलॉजी में भी इससे सवाल बनते हैं। क्या क्या मेन पॉइंट है बोर्ड पर देखते रहेंगे, रिवाइज करूंगा। ग्लूकोज C6H12O6 aldehyde group present, you can see here, this is the aldehyde group CHO, aldehyde group present. There is equilibrium between open chain and ring chain. How ring is formed? First carbon associated with fifth carbon through oxygen. इससे क्या बनेगी? रिंग, जिसको केमिस्ट्री में आप हेमी एसिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। पर मैं हेमी एसिटल में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज केमिस्ट्री की यहां लाने से मेरे लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है, वो डिटेल आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। मैं यहां पर केवल इसको जोड़ना चाह रहा हूं। केमिस्ट्री की डिटेल केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे आप। अब यहां पर ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर ये रिंग स्ट्रक्चर जब तैयार हो गया, तो रिंग स्ट्रक्चर में आपको मेन डिफरेंस याद करना है पहले कार्बन पर HOH की पोजीशन का। अगर पहले और चौथे कार्बन का HOH सेम है और ये दोनों नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। लेकिन यदि पहले कार्बन का OH ऊपर हो जाए, फोर्थ से अलग भी हो जाए और ऊपर हो जाए, किसको बदला मैंने कहा अलग हो जाए, लेकिन अलग में क्या फोर्थ को बदल दिया? नहीं। अगर पहले कार्बन के OH का ओरिएंटेशन बदल दिया तो ये क्या तैयार हो गया? उसका एनोमर। क्या कहलाएगा? बीटा ग्लूकोज। हाँ, इस स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व है। इससे कंपाउंड के व्यवहार में, कंपाउंड के यूज में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इतना बड़ा महत्व आपको नजर आ रहा है। आप पढ़ेंगे आगे कि ये जो अल्फा ग्लूकोज है, इससे स्टार्च बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा, जबकि बीटा ग्लूकोज से क्या बनेगा? सेलुलोज। तो इनके कंपाउंड अलग हो जाएंगे। अगर इनका पॉलीमर बनाओगे तो स्टार्च, ग्लाइकोजन जैसे जो पॉलीमर बनते हैं वो अल्फा ग्लूकोज के हैं, जबकि प्लांट की सेल वॉल का जो सेलुलोज बनता है वो किससे? बीटा ग्लूकोज से बनता है। अब ऊपर मैंने एक शब्द लिखा है, इस पर ध्यान देंगे। पायरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग बोलते हैं किसको? 6 मेंबर्ड रिंग को। अगेन केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 6 मेंबर रिंग के लिए शब्द उपयोग होता है पायरेनोज रिंग। बिल्कुल एक्यूरेट नाम याद रखना है, क्योंकि यहां बायोमोलिक्यूल में भी इससे रिलेटेड सवाल आया है। 6 मेंबर्ड फ्यूरेनोज रिंग, 6 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग। 6 मेंबर्ड फ्यूरेनोज नहीं होता, वो फ्रक्टोज में आएगा आगे जाकर, वो 5 मेंबर का होता है। तो 6 मेंबर वाला रिंग क्या कहलाता है? पायरेनोज रिंग कहलाता है, जो एक केमिकल कंपाउंड से ही आया हुआ नाम है, जो 6 मेंबर की रिंग रखता है। पायरेन जिसको बोलते हैं, वहां से शब्द आया है पायरेनोज। अभी आपको ग्लूकोज पे ध्यान देना है। कितने मेंबर की रिंग? 6 मेंबर की रिंग। क्या उसके रिंग में 6 के 6 कार्बन है? ना, रिंग में 5 कार्बन है। एक कार्बन, छठा कार्बन रिंग के बाहर है, छठा कार्बन रिंग के बाहर है। तो छठी पोजीशन किसकी है रिंग में? ऑक्सीजन की है। रिंग में छठी पोजीशन किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो यहां पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे, एनोमर का मीनिंग अच्छे से एक बार और पहचान लेंगे। यदि पहले कार्बन पर HOH के ओरिएंटेशन में, अरेंजमेंट में डिफरेंस है, देन दे आर कॉल्ड एनोमर्स एंड यू कैन सी 2 एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ये आपको दिखेगा क्लियर। फिर इसके बाद छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट आ गए। ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, लिख के बताया, पीछे समझा चुका हूं। 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरेनोज रिंग। 6 मेंबर का रिंग स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? पायरेनोज रिंग कहलाता है। और ये एनोमर का मीनिंग बताया, कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ताकि आपको लिखा हुआ भी दिखे। एट फर्स्ट कार्बन, जिन कंपाउंड्स में उनके पहले कार्बन पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, वही क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। जो अभी आपने अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज देखे, जो अभी आपने ऑब्जर्व किए, यही आपस में क्या है? एनोमर्स है। ये पीछे के पॉइंट जिनको यहां पर लिख कर एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चर पर पहले ही पीछे समझा दिया इनको। फिर इसके बाद डिस्कशन आता है बेसिक पॉइंट्स का, और अभी कनेक्ट चल रहा है आगे ओरिएंटेशन से। मैनोज एंड गैलेक्टोज डिफर फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज विद रेस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ OH। कौन से ग्रुप का अरेंजमेंट? OH एट सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन रेस्पेक्टिवली।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब ध्यान से देखेंगे तब स्ट्रक्चर पर जाऊंगा पीछे वापस। मैनोज और गैलेक्टोज में सेकंड कार्बन के संदर्भ में अल्फा ग्लूकोज से OH की पोजीशन डिफर करती है। इट मींस अब क्या मैंने दोबारा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई दोबारा आपसे बनवाता भी नहीं है, हमारा यहाँ उसको बार बार कोई सब्जेक्टिव ड्रॉ करने का काम रिक्वायरमेंट तो है नहीं है, लॉजिक पहचानना। ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर था। इस रिंग स्ट्रक्चर में पहले कार्बन का OH ऊपर लिख दूं तो बीटा ग्लूकोज, फिर पहले को तो कुछ ना करूं, लेकिन यदि सेकंड कार्बन का OH ऊपर लिख दूं बाकी सेम रहे अल्फा ग्लूकोज में, पहले को OH ऊपर और H नीचे, तो क्या बन जाएगा? मैनोज बन जाएगा। फिर पहले दूसरे तीसरे को कुछ ना करूं, चौथे कार्बन का OH ऊपर लिख दूं तो क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज। क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज। अब देखो एक साथ पहचानना, एक साथ पहचानना। अल्फा ग्लूकोज HOH HOH OH HOH, केवल थर्ड कार्बन के OH का ओरिएंटेशन बाकी से अलग है, केवल थर्ड कार्बन के OH का ओरिएंटेशन बाकी से अलग है। जो भी रिंग में है उनकी बात हो रही है, जो भी रिंग में है उसमें थर्ड कार्बन के OH का ओरिएंटेशन अलग है। यदि फर्स्ट को उल्टा कर दूं बीटा ग्लूकोज, फिर इसमें यदि बाकी को सेम रहने दूं और सेकंड को उल्टा कर दूं मैनोज, बाकी को सेम रहने दूं केवल फोर्थ को उल्टा कर दूं गैलेक्टोज। ऐसे है, यही लिखा है। देखो पढ़ो इस स्टेटमेंट को। Mannose and galactose differ from alpha glucose with respect to arrangement of OH at second and fourth carbon। वही स्ट्रक्चर पर समझाया। फिर इसके बाद मैनोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स, नया शब्द आ गया, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के क्या है? एपीमर्स हैं। यदि पहले कार्बन के अतिरिक्त अदर देन फर्स्ट, पहले कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्बन पर OH की पोजीशन में अंतर आता है तब बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं? एपीमर। पहले कार्बन पर अंतर आया था तो क्या बोला था? एनोमर्स। और पहले के अतिरिक्त अदर देन फर्स्ट अंतर आता है तो क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज आपस में क्या हुए? एनोमर्स। मैनोज और गैलेक्टोज क्या हुए? ग्लूकोज के एपीमर्स। अब फिर और थोड़ी केमिस्ट्री आएगी। हाँ, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, मतलब एनोमर भी एक प्रकार का एपीमर है, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। इट मीन्स पहले कार्बन पर बदलाव करो, दूसरे पर करो, चौथे पर करो, दे आर ऑल एपीमर्स। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। लेकिन एनोमर शब्द केवल पहले वाले के लिए ही है, बाकी बचे हुए एपीमर हैं। यस, लेकिन क्या वो एनोमर भी है? ना, एनोमर केवल वही है जो फर्स्ट कार्बन से रिलेटेड है। सो ऑल एनोमर्स आर ऑल्सो एपीमर्स। ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो एपीमर तो है ही, बट सेकंड फोर्थ वाले जो है वो केवल एपीमर है, वो एनोमर नहीं है, बिकॉज एनोमर शब्द इज रिलेटेड टू ओनली फर्स्ट कार्बन। एकदम सटीक रट के याद रखना है। कैसे? फर्स्ट कार्बन पहला, और अपने अंग्रेजी में ए भी क्या? पहला। एनोमर जो ए वाला है एनोमर, वो केवल फर्स्ट से रिलेटेड है, फर्स्ट कार्बन से रिलेटेड है, वो क्या है? एनोमर है। क्या ये एनोमर भी एपीमर की कैटेगरी में आएंगे? हाँ, ओरिएंटेशन डिफरेंस होता है, केमिस्ट्री कहती है वो एपीमर्स होते हैं इस प्रकार के ओरिएंटेशन डिफरेंस के। सो ऑल एनोमर्स आर ऑल्सो एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। हाँ, लॉजिक पहचानना है। देखो लॉजिक की वैल्यू है कि एनोमर भी एक प्रकार का एपीमर है। ओरिएंटेशन बदला, पहले पर, दूसरे पर, चौथे पर, जहां बदले सब एपीमर है, लेकिन केवल पहले वाले के लिए एक और एक्स्ट्रा शब्द है, और वो एक्स्ट्रा शब्द है एनोमर। फिर आ गया डिस्कशन और मैनोज का। अभी बेसिक आइडिया तो एक तो पॉइंट बता ही दिया एपीमर वाला। तो हाँ जी, कौन से कार्बन पर बदलाव था? सेकंड। तो वो दोबारा नहीं लिखा है। अल्फा ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर बदलाव हो जाए तो क्या तैयार हो जाएगा? मैनोज। क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? यस।
इट इज ऑल्सो C6H12O6। फॉर्मूले में थोड़ी अंतर है, ओरिएंटेशन ही तो बदल रहा है। नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, सिंपल छोटे पर बड़े स्ट्रेट आंसर दिलाने वाले पॉइंट है। ये इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता, मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर क्या ग्लूकोज मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। क्या ग्लूकोज के पॉलीमर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। मैनोज अकेला मिल जाएगा ना, किसी और के साथ जुड़कर कुछ फंक्शन कर रहा है, पर यह इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता। इसके अकेले मॉलिक्यूल प्लांट एनिमल बॉडी में कहीं पाए नहीं जाते हैं, तो यह इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है। यह मतलब है इस पॉइंट का। पार्ट ऑफ हेमीसेलुलोज इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है, तो फिर किसी के हिस्से के रूप में काम कर रहा है, किसी का एक टुकड़ा है। ये किसका भाग है? ये हेमीसेलुलोज का। ये हेमीसेलुलोज क्या है? ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स शुगर है, पॉलीसैकेराइड है, जो प्लांट की सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, जो पॉलीसैकेराइड में आगे आएगा भी डिस्कशन में। इन प्लांट सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाने में रोल रखता है। ये इसके भाग के रूप में कौन पाया जाता है? ये मैनोज पाया जाता है। अब यहां फिर और पॉइंट लिखा, स्ट्रक्चरल रोल। ये छोटा सा पॉइंट क्या बता रहा है? आपसे पूछेगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में मैनोज जो शुगर है वो क्या रोल रखता है। एक आपको देगा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन में लिखा है शुगर, तो देख के लगेगा बढ़िया है, लगा दो, शुगर तो एनर्जी देता है, लेकिन आंसर नहीं है वो। मैनोज शुगर जरूर है, लेकिन मैनोज का काम एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है। ये स्ट्रक्चर बना रहा है प्लांट सेल वॉल का, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट है। मैनोज इज नॉट इन बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। सो आपसे कहेगा मेटाबॉलिक रोल है, एनर्जी प्रोवाइडिंग रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है। आंसर क्या है? स्ट्रक्चरल रोल आंसर है। संभल के चलना है, क्वेश्चन में जानबूझ के लिखा जाएगा शुगर। शुगर तो है ही ना, लेकिन क्या सारे शुगर एनर्जी देने का काम कर रहे हैं? ना, ये उस एनर्जी देने वाली कैटेगरी का हिस्सा नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रोल रखने वाला शुगर है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है डिस्कशन में गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज भी फिर लिख दिया, C6H12O6। हाँ जी, एपीमर है ना, एक HOH तो बदला था फोर्थ कार्बन पर आपने, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। सो इट इज ऑल्सो C6H12O6, हेक्सोज है। यहां भी तुरंत पॉइंट आ गया, नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली, सेम मीनिंग है। सेल्स के अंदर गैलेक्टोज इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है, ये अकेले मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाया जाता, दूसरों के साथ जुड़कर कुछ ना कुछ रोल रखता है। पार्ट ऑफ लैक्टोज, एक रोल आ गया जी। लैक्टोज का एक भाग है। लैक्टोज क्या कहलाता है? मिल्क शुगर कहलाता है। मिल्क शुगर, लैक्टोज भी आपके सिलेबस में पढ़ोगे आगे। लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, दो शुगर को मिलाकर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलाकर बनता है। तो यहां पर अभी गैलेक्टोज की चर्चा चल रही है। तो जो मिल्क शुगर होता है, दूध में पाया जाने वाला डाइसैकेराइड होता है, जो दो शुगर को मिलाकर बनता है लैक्टोज, उसमें से एक शुगर कौन है? गैलेक्टोज है। फिर ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर टच करता है इतने अच्छे सवाल को, लेकिन है हमारे सिलेबस के अंदर विदिन। ये जो गैलेक्टोज है, ये लिपिड्स के साथ एसोसिएट करता है, और लिपिड्स के साथ एसोसिएट करके बनाएगा ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर, और लिपिड के साथ जुड़ गया। और ये जो ग्लाइकोलिपिड बनेंगे, इसके जुड़ने से ये कहलाते हैं सेरिब्रोसाइट्स। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सेरिब्रो वर्ड रिलेटेड है ब्रेन से, इसीलिए नाम आया, तुरंत सब कनेक्ट होगा। सेरिब्रोसाइट्स फाउंड इन ब्रेन। ब्रेन में कुछ स्पेशल ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं सेरिब्रोसाइट्स। अब जैसे ही हमने कहा ग्लाइकोलिपिड, तो पॉइंट तुरंत बनेगा कि इसमें ग्लाइको वाला भाग कौन है? ये बताओ, ग्लाइको वाला भाग कौन है? गैलेक्टोज है। ग्लाइको वाला भाग गैलेक्टोज है। और
इनका नाम ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स, अब ग्लाइकोलिपिड तो कॉमन टर्म हो गया, जो भी कोई भी शुगर जुड़ जाए, कौन से ग्लाइकोलिपिड? सेरिब्रोसाइड्स। सेरिब्रो वर्ड क्यों आया? दीज शुगर्स आर फाउंड इन ब्रेन। तुरंत फिर सवाल बनेगा, तो ये ब्रेन में क्या कर रहे हैं? वहां एनर्जी दे रहे हैं ब्रेन को ना, स्ट्रक्चरल पार्ट है। अगेन गैलेक्टोज ब्रेन शुगर कहलाता है इस कारण से, लेकिन क्या ये ब्रेन को एनर्जी दे रहा है? नो, स्ट्रक्चरल रोल। ये ग्लाइकोलिपिड ब्रेन को एनर्जी देने का काम नहीं करते, वहां पर उन सेल्स का स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। सो दे आर रिलेटेड टू फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल पार्ट इन ब्रेन एंड नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी। कैसे क्वेश्चन बनाएगा? या तो पूछेगा ब्रेन शुगर बताओ, सिंपल आ गया आंसर गैलेक्टोज, या खुद ही बता देगा गैलेक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन शुगर बिकॉज, अब आपको आंसर देगा इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ब्रेन। गलत है जी, आंसर बनता है इट हैज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल इन ब्रेन, या फिर इट फॉर्म्स सेरिब्रोसाइट्स इन ब्रेन, इट फॉर्म्स सेरिब्रोसाइट्स इन ब्रेन। तो देखो यहां पर ये बहुत सब बढ़िया गुड क्वालिटी के क्वेश्चन, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है। यहां पर ये जानकारी आ गई किसके बारे में? गैलेक्टोज के बारे में। बाकी एपिमर वाली जानकारी पहले ही मेंशन कर दी थी मैंने। अब आगे चर्चा अनदर हेक्सोज। आप देख रहे हैं ना, मैंने पहले ही कहा था कि हेक्सोज की चर्चा ज्यादा चलेगी क्योंकि सब रिक्वायरमेंट के बेस पर है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनता है। नेक्स्ट हेक्सोज इज फ्रक्टोज, अगेन C6H12O6, सब यही चल रहे हैं, ग्लूकोज से लेकर यहां फ्रक्टोज तक, C6H12O6। लेकिन ये एक कीटोज शुगर है, इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। इधर दिखेगा आपको कीटोनिक ग्रुप, ये रहा C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ कार्बन चेन। जब कीटोज शुरू में समझाए थे तब भी तो यही कहा था, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप और इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन जारी हो तो ये जिसमें पाया जाएगा वो कीटोज शुगर कहलाएंगे। ये CH2OH C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी देख रहा है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड कार्बन पर आप ये कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हैं। थर्ड कार्बन के OH का ओरिएंटेशन यहां भी अलग है बाकी से, बाकी बेसिक कहानी वैसी चल रही है। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में किसके है? रिंग स्ट्रक्चर के। ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना? ऐसे ही डॉट यहां पर मैं लगाता हूं। फर्स्ट के बजाय वहां एल्डिहाइडिक ग्रुप ने रिंग बनाया था, यहां ये बनाएगा जो कीटोनिक ग्रुप है फिफ्थ के साथ। हाँ, आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि वहां फर्स्ट ने बनाया था, यहां सेकंड ने क्यों? जहां C डबल बॉन्ड O है वो बना रहा है। फिर सर सिक्स्थ पे क्यों नहीं? मैंने थोड़ा हिंट दिया, डिटेल आंसर केमिस्ट्री बताती है। जब मैंने कहा हेमीएसिटल का मैकेनिज्म पढ़ते हो, हाँ मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं रिएक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है। इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर रिएक्टिव देन दैट, जिसके कारण रिएक्शन यहां हो रहा है और जिससे ये यहां पर आपको रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया, अपने आप काउंट करते चले जाओ, ये रिंग बनेगा, ये रिंग बनेगा, तो इसका मतलब पहला कार्बन भी रिंग से बाहर और छठा कार्बन भी रिंग से बाहर, पहला कार्बन भी रिंग से बाहर और छठा कार्बन भी रिंग से बाहर। कहां से रिंग बन रही है? ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इनके बीच में ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इनके बीच में ऑक्सीजन, इस प्रकार से रिंग बनी। ये 5 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग आ रही है। 5 मेंबर की रिंग को बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। 6 मेंबर की रिंग को क्या बोला था? पायरेनोज। 5 मेंबर की रिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट इशू है। स्ट्रक्चर मैं वही बना रहा हूं, मतलब मेरा टारगेट यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने का नहीं है, जेन्युइनली आई एम हैंडलिंग बायोलॉजी, और फिर भी ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्यों?
क्योंकि इनके बिना आपका जो बायोलॉजिकल पोर्शन है आगे जाकर वो भी रुक जाएगा, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंक होंगे इनसे, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर आपकी टिप्स पर रहना चाहिए कि इसमें पहला कार्बन का CH2OH भी उधर चला गया, एक नीचे OH आ गया, सेकंड कार्बन यहाँ आ गया, थर्ड कार्बन OH H H OH, और ये फिर फिफ्थ कार्बन आ गया, छठा कार्बन भी ये H आ गया और CH2OH, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिंग बन गया पूरा, पहला कार्बन रिंग के बाहर, छठा कार्बन रिंग के बाहर, इस प्रकार का अरेंजमेंट है। ये सेकंड कार्बन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये इस सेकंड कार्बन का बड़ा महत्व है, आगे काम आएगा ये, जब दो शुगर को जोड़ा जाएगा तो ये बहुत काम आने वाला है। तो ये पोजीशंस बिल्कुल गायब नहीं होने देनी है। ये फ्रक्टोज के बारे में पॉइंट आ गया आपका। और पॉइंट्स क्या? थ्योरेटिकल पॉइंट। मैंने कहा था कि फ्रूट्स में सबसे कॉमनली कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है, इसी से इसका नाम बना है। फ्रूट्स में कॉमनली पाई जाती है, यहीं से इसका नाम बना है फ्रक्टोज। फिर स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, जो फ्रक्टोज है वो स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। ध्यान रहे, एक एक शब्द का मीनिंग है। शुगर, क्या ये स्वीटेस्ट नेचुरल कंपाउंड है? ना, स्वीटेस्ट नेचुरल कंपाउंड का आंसर है थाउमेटिन। इसका आंसर है थाउमेटिन, जो एक प्रकार का प्रोटीन है और ये प्राप्त होता है थाउमेटोकोकस से, जो एक प्लांट है। ये सब बहुत ही खतरनाक धोखा देने वाले सवाल है। कैसे? जरा सा शब्द बदलते ही आंसर बदलेगा। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट नेचुरल कंपाउंड थाउमेटिन। या ये एनसीईआरटी के बाहर जाने वाले पॉइंट है। थाउमेटिन, क्योंकि तो जनरल जीके हो गई थोड़ी। थाउमेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, खुद ही बता देगा, थाउमेटोकोकस। और अब आपसे पूछेगा विच इज अ बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, एनिमल, प्लांट। आंसर प्लांट। क्यों मैं ऐसा सवाल तैयार कर रहा हूं? इसके नाम ही देख लो, कोकस ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो। नाम में कोकस जरूर लिखा हुआ है, पर यह कोई बैक्टीरिया नहीं है। थाउमेटोकोकस इज द नेम ऑफ अ प्लांट। तो अगर जानकारी नहीं होगी तो जुगाड़ लगा के बच्चा क्या सोचेगा? अच्छा, मैं कुछ जुगाड़ लगा के तो सवाल कर सकता हूं ना, सो लेट्स यूज जुगाड़। बट दैट जुगाड़ मे नॉट वर्क। यहां हर जगह काम नहीं करता है, क्योंकि यह धोखा है। धोखे में पड़ जाएगा बच्चा। पहले ही सतर्क रहना है इन सब पॉइंट्स के लिए। फिर इसके बाद मोनोसैकेराइड की आखिरी कैटेगरी आती है। अधिकतम जो लेवल है मोनोसैकेराइड का वो 7 कार्बन का है। 7 कार्बन के जो शुगर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड हेप्टोसिस। हेप्टोसिस, इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, केवल नाम याद करने हैं 2-3, जैसे हेप्टिलोज, सीडो, स्यूडो नहीं है, PSEUDO नहीं है, स्यूडो नहीं है, सीडो, SEDO, सीडो हेप्टिलोज। सीडो हेप्टिलोज 7 फॉस्फेट, मतलब अगर उसके 7वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा क्या? सीडो हेप्टिलोज 7 फॉस्फेट। तो ये मात्र एग्जाम्पल याद करने वाला पॉइंट है, और इससे इसका और कोई ज्यादा महत्व यहाँ पर नहीं है। कनेक्टिविटी लेकर आएंगे जो अभी आपने देखा। 6 कार्बन का शुगर ग्लूकोज C6H12O6, मैनोज भी C6H12O6, गैलेक्टोज भी C6H12O6, फ्रक्टोज भी C6H12O6। जब ये सारे C6H12O6 है तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे अलग है? तुरंत आंसर, ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर। ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग। ये अंतर आ गया तुरंत। फिर क्या मैनोज में 5 मेंबर रिंग है? ना, 6 मेंबर ही है, फिर भी ग्लूकोज से अलग है। यस, सेकंड कार्बन पर OH का अंतर है। गैलेक्टोज में भी 6 मेंबर रिंग है। यस, फोर्थ कार्बन पर OH का अंतर है। किसकी तुलना में? अल्फा ग्लूकोज की तुलना में। जब ये पॉइंट पहचान लिए तो याद करने वाले पॉइंट, 6 मेंबर रिंग का नाम पायरेनोज रिंग, 5 मेंबर रिंग का नाम फ्यूरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग प्रेजेंट इन ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। फ्यूरेनोज रिंग प्रेजेंट इन फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट नेचुरल कंपाउंड थाउमेटिन, obtained from थाउमेटोकोकस प्लांट। इस प्रकार से रिवाइज करना होता है कि जो आपने अभी पॉइंट्स पढ़े उनको 5 मिनट में ऐसे रिवाइज कर देंगे ताकि उसका पूरा जो सार है, जो समरी है, वो दिमाग में बैठ जाए। ऐसे ही चलाना है क्लास को। आप जो इतना सारा क्लास का मटेरियल देखते रहते हैं, उसका तरीका क्या है? लगभग हर आधे घंटे की क्लास के 10 मेन पॉइंट
ऐसे ही 1 मिनट में रिवाइज हो जाने चाहिए, तभी वो दिमाग में बैठेगा। नहीं तो ये इतना सारा मटेरियल आपके ऐसे दिमाग में नहीं बैठेगा। यू मस्ट रिवाइज इमीडिएटली आफ्टर लिसनिंग इट इनटू 2 मिनट्स। आधे घंटे का रिवीजन 2 मिनट में आ जाना चाहिए मेन पॉइंट्स का। तो उससे क्या दिमाग में एक सार डेवलप हो जाएगा। ये हमारे मोनोसैकेराइड की कहानी आ गई पूरी। अभी डिस्कशन आता है आगे ओलिगोसैकेराइड्स का। सैकेराइड शब्द का मीनिंग क्या बताया था? शुगर्स। सैकेराइड्स मतलब शुगर्स। ओलिगो, जो ओलिगो शब्द है इसका अर्थ होता है फ्यू। इसका मतलब कुछ शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं, तब मिलकर क्या कहलाएगा? ये ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। सो व्हेन फ्यू sugar units, monosaccharide units associate together, then we call it oligosaccharide. अब कुछ शुगर यूनिट जुड़ी है, मतलब कितनी जुड़ी है? 2 से 10 तक की रेंज में। इससे ज्यादा हुआ तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। 2 से 10 तक की रेंज में मोनोसैकेराइड यूनिट्स, या थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हो सकती है कई बार क्वेश्चन में, उन यूनिट्स को ही, उन भागों को क्या बोलते हैं? रेजिड्यूज। They are also called residues. So 2 to 10 monosaccharide units और residues associate together, आपस में जुड़ते हैं। कैसे? बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से। ग्लाइको हमने कहा था ना, शुगर। ग्लाइको मतलब शुगर। तो शुगर जो बॉन्ड बना रहा है उसी को क्या नाम दिया गया? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़कर क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? जो आपने पीछे मोनोसैकेराइड पढ़े थे उनको जोड़ के बनाए जा रहे हैं, और उसमें कंडीशन दी हुई है 2 से 10। आप कई किताबों में ये जो रेंज है ये थोड़ी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन हमने जो सबसे स्टैंडर्ड आंसर है 2 to 10 वो लिखा है, इसको फॉलो करना है। सो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ेंगी, तब एक ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। तो मिनिमम कितना है? 2। तो हम पहले यहीं से शुरू होंगे कि मिनिमम 2 शुगर यूनिट, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ जाए तो नया शुगर बन जाएगा, और वो कहलाएगा क्या? डाइसैकेराइड। तो ओलिगो की पहली कैटेगरी डाइसैकेराइड्स। भाई 2 जोड़ दिया आपने तो क्या हो गया उसके लिए शब्द? डाइसैकेराइड। तो यही मीनिंग लिखा है। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ गए तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा? डाइसैकेराइड का। जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके सिलेबस के अंदर है। तीनों का डिस्कशन आएगा, मोल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो ये तीनों ही क्या है? डाइसैकेराइड के एग्जांपल है। मतलब ये 2-2 शुगर जुड़कर बने हुए हैं। हाँ, क्या जुड़कर बने हुए हैं वो दिखेगा। तो सबसे पहले डिस्कशन लूंगा किसका? मोल्टोज को लूंगा कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये डाइसैकेराइड में पार्ट ए मोल्टोज। मोल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो 2 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स या रेजिड्यूज को जोड़कर बनता है। आपके सामने रिप्रेजेंटेशन, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज को जोड़कर क्या तैयार होगा? मोल्टोज तैयार होगा। आपको जोड़कर दिखाया सामने, ये अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज। पीछे मोनोसैकेराइड में पूरा डिटेल पढ़ा है ग्लूकोज का। ये इसका फर्स्ट कार्बन, इधर फोर्थ, ये इधर फर्स्ट फोर्थ। पहले और चौथे पर ही क्यों ज्यादा दबाव दिया जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। इस वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये पोजीशन, इस वाले ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन ये पोजीशन। इसका OH, इसका OH इंटरेक्ट करेंगे आपस में, और इस रिएक्शन में यहां से OH, इधर से H माइनस H2O हो गया, वाटर रिलीज हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ। ये इस वाले ऑक्सीजन के माध्यम से ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गई। ये फर्स्ट पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है। इस ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन पोजीशन और इस ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन पोजीशन। इससे नाम आएगा, इसलिए पोजीशन याद करना जरूरी है। इसलिए कहलाता है ये 1,4। क्या कहला रहा है? 1,4 अल्फा ग्लूकोज यूनिट सी। तो ये कहला रहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। खूब ध्यान से देख लो, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स
फर्स्ट और फोर्थ कार्बन की पोजीशन के बीच में यदि ये शुगर्स बॉन्ड बनाए तो इसका क्या नाम रखा गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहां मैंने इधर बाकी पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा, दोबारा से जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा है बाकी तो वैसा ही रहेगा ना, बस ये कार्बन की छठे कार्बन का झंडा लगा दिया इधर, तो इससे पहचानना ये मेथड है, केमिस्ट्री में यूज होता है। ये शो करना था मेन आपको कि इस प्रकार से यहां पर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें और अतिरिक्त क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसका जो ये फर्स्ट कार्बन इस साइड का है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड। जैसे ही मैंने लिखा रिड्यूसिंग तो पीछे की स्टोरी याद करनी पड़ेगी, मैं याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनी होगी तो याद होगी, थोड़ा कम ध्यान से सुनी होगी तो मैं याद दिलाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था आगे काम आएगी। यदि मोनोसैकेराइड को आप केवल एक एक्सेप्शन बताया था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसको छोड़कर कोई भी मोनोसैकेराइड हो तो अगर आप उसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। फुल डिटेल में पढ़ाया था। यदि शुगर को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाता है तो ये सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है और शुगर क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। ये भी बताया था कि शुगर का कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होता है, उसका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप इसको रिड्यूस कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है, उसने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। इधर शो करता हूं, दोबारा बनाया मैंने आपके लिए, ये ग्लूकोज बनाया, एक शुगर ली, एक यूनिट ली अभी, इस ग्लूकोज का ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यही रिड्यूसिंग एंड है, यही एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये यहां पर ये फर्स्ट कार्बन, रिंग स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट कार्बन, तो या तो ओपन चेन में ये रिड्यूसिंग किनारा है और रिंग स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट कार्बन वाली पोजीशन ये रिड्यूसिंग किनारा है, ये एक मॉलिक्यूल के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि क्या इस ग्लूकोज में ये फर्स्ट कार्बन रिड्यूसिंग पॉइंट था, यस। क्या ये भी फर्स्ट कार्बन रिड्यूसिंग पॉइंट था, यस, क्योंकि इस पर क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, चाहे तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाए, पर क्योंकि ये ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है तो क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना दोनों के बीच में, सो स्टिल एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट। खाली इधर से कंपेयर नहीं करना है कि स्ट्रक्चर के ढांचे में नहीं आ जाना है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल है। यही एल्डिहाइडिक ग्रुप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब एक अकेला ग्लूकोज क्या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, यस। फिर उसके बाद सवाल बनता है कि यदि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जोड़ दिए जाए तब क्या होगा, उसका आंसर देना चाह रहे हैं हम। जब ये अकेले अकेले थे तो क्या ये फर्स्ट कार्बन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखता है, यस। क्या ये भी रखता है, यस। लेकिन सवाल बनता है जब ये जुड़ गए तब क्या है। अब इसमें ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये अब ओपन नहीं हो सकता, ओपन चेन के रूप के साथ अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा बन चुका है। ये ग्लाइकोसाइड इधर तो था ही नहीं, पहले भी फोर्थ कार्बन पे तो था ही नहीं कोई ग्रुप, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अभी भी कहां बची हुई है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। इट मींस जब ये दोनों ग्लूकोज इंडिपेंडेंट थे, देयर फर्स्ट कार्बन वाज रिड्यूसिंग, फर्स्ट कार्बन वाज रिड्यूसिंग, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा बन जाएगा अब उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं बचेगी। फोर्थ में थी नहीं, पहले भी नहीं थी, और इधर अभी भी बचेगी। तो आपसे पूछेगा ये स्ट्रक्चर बना के कि इसका रिड्यूसिंग टर्मिनल या रिड्यूसिंग एंड बता दो, ये बताना है फर्स्ट कार्बन वाला। आप तो चाहे जितने जोड़ते चले जाओ, सबके लिए यही सच होगा। अभी हमने दो ही जोड़े क्योंकि हम मोल्टोज की बात कर रहे हैं, और ये राइट टर्मिनल भी कहलाएगा क्योंकि यही कन्वेंशन है इसको लिखने का। ये दोनों इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, राइट टर्मिनल ऑफ मोल्टोज या फर्स्ट कार्बन इस साइड का जो खाली है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। देखो यहां मैंने ये दोबारा क्यों बनाया ग्लूकोज, ये एल्डिहाइडिक पोजीशन बताने के लिए, फिर से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी याद दिला। यहां एक क्रिटिकल पॉइंट लिखा है, इसको पहचानना है, जो उधर समझा के आया हूं पीछे। इफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, यदि किसी शुगर का एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा बन जाए और शुगर बिकम्स द पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिड्यूसिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो फिर ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। खुद दिमाग लगाओ, दोनों इंडिपेंडेंट ग्लूकोज थे जब तक जुड़े नहीं थे, क्या दोनों में अपनी अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी? यस। अब क्या अब भी दोनों में है? ना। लेकिन क्या मोल्टोज के मॉलिक्यूल में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है? यस। कहां? राइट साइड पर। अलग अलग सवाल हैं, टुकड़ों में पहचान लो। क्या मोल्टोज का मॉलिक्यूल बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा? यस। कौन से ग्लूकोज की वजह से? जो राइट साइड पर दिखाया गया उसके फर्स्ट कार्बन की वजह से। अब इसका रोल नहीं बचा, इसका रोल नहीं बचा, यही समझना है। तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के पॉइंट है जो आगे पॉलीसैकेराइड में भी काम आएंगे। सो मोल्टोज इज अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। फिर क्या मोल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है? यस। उसके कौन से ग्लूकोज की वजह से? जो राइट साइड पर दिखाया गया है उसके फर्स्ट कार्बन की वजह से। हाँ, आप दोबारा पूछ सकते हैं ये आप फर्स्ट कार्बन ही क्यों कह रहे हो? मैंने आंसर पहले ही तैयार करके दिखाया। फर्स्ट कार्बन ही क्या था? एल्डिहाइडिक ग्रुप। यही रिड्यूस करने का काम करेगा। एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप चाहिए, कीटोनिक की अभी बात नहीं है, वो जाकर सुक्रोज में आएगा। तो यहां ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर था जो ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और यही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। फिर इसके बाद बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट आते हैं। ये पॉइंट बता दिया, ये बहुत आसान थ्योरेटिकल पॉइंट है बेसिक। क्या मोल्टोज पानी में घुल जाएगा? हाँ जी, बेसिक से डाइसैकेराइड बन गया, लेकिन कोई इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है ये कि पानी में ना घुले, आराम से पानी में घुलेगा। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये साधारण सवाल है। जैसे अगर हम आलू चावल वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी भी उन आलू चावल के स्टार्च को डाइजेस्ट करके मोल्टोज बनाती है। हम आर्टिफिशियली भी सूटेबल एंजाइम्स का यूज करके इस स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉल्ट शुगर। ये जो माल्टोज है ये मॉल्ट शुगर भी कहलाता है। ये जो शब्द है कैसे रिलेटेड है? मॉल्ट शुगर स्टार्च के डाइजेशन के प्रोसेस को ही बोलते हैं मॉल्टिंग, ये कहलाता है मॉल्टिंग। जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, अल्फा एमाइलेज मॉल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, ये एंजाइम कैटालाइज करेगा और ये डाइजेशन होगा, इससे क्या बनेगा? मॉल्टोज। अब ये प्रोसेस कहां महत्वपूर्ण है? ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? भाई कुछ सवाल बनता है तब लिखा है। यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। इसका ब्रूइंग इंडस्ट्री या ब्रूइंग इंडस्ट्री तो थोड़ा टेक्निकल टर्म है, किसमें? अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्री में उपयोग होता है। जैसे पुराने गले सड़े अनाज, गेहूं, मक्का, चावल, इन सब को ये अल्कोहल इंडस्ट्री खरीद लेती है। क्या करती है? ये इनको जो डायरेक्टली खाने योग्य नहीं है उसको सूटेबल एंजाइम की प्रेजेंस में इन सभी अनाज में शुगर होती है, स्टार्च होती है, और इस स्टार्च का डाइजेशन करके क्या बना देते हैं? ये मोल्टोज। और फिर इस मोल्टोज का उपयोग किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए और फर्मेंटेशन के माध्यम से फिर अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, इसलिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है और इसका जिक्र भी आगे जाकर प्लांट फिजियोलॉजी में भी आता है। तो इसलिए भी इसकी जानकारी रखना हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है। ये स्टोरी हो गई किसकी? मोल्टोज की। बड़ा ध्यान किस पे देना है? रिड्यूसिंग वाले पॉइंट पर। बार बार आएगा, दूसरे शुगर्स में भी आएगा, चलता रहेगा रिड्यूसिंग वाला पॉइंट। नहीं तो जो पीछे रिड्यूसिंग का वीडियो था उसको और दोबारा ध्यान से देख लेंगे, जहां पर मैंने मोनोसैकेराइड पढ़ाते हुए पूरे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का डिटेल दिया था। उसको रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, बार बार आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। सो बी प्रिपेयर्ड।